हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे शेरशाह सूरी के ऊपर, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा हम लोग बात करेंगे और जो बस यही बात करेंगे जो जो एग्जाम में पूछा जा सके, और कहानियां मैं बोल दूंगा। जितना भी लिखा गया है वो सब पढ़ने की जरूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ जानते हैं, परिचय। तो शेरशाह सूरी जो कि 1540 से 1545 के बीच में था, ठीक है। 5 साल, मतलब कि ये 5 साल तक शासन किया था। इसके बाद इसके और भी जो उत्तराधिकारी हुए वो भी किए थे। तो उसके बाद देखिए, इसका बचपन का नाम था फरीद खां और इसका जन्म हुआ था 1472 में बिहार के नरनौल में, ठीक है। और कार्नूनगो एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि इसका जन्म बताते हैं कि ये 1486 में पैदा हुआ था, ठीक है। और इसके पिता का नाम था हसन खां, जो कि इसकी पिता की एक बीवी थी। फरीद खां के पिता की एक बीवी थी अफगान की, उससे ही इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और इसके पिता को सहसराम और खवासपुर की जागीर प्राप्त थी, ठीक है। सासाराम, साहस जो यहाँ लिखा है सहसराम, वो सासाराम बिहार में अभी भी है, आपको सुनने को मिलता होगा। अब देखिए, अब फरीद खां की कौशल से प्रभावित होकर इतना अपने मतलब कि किसी भी काम को लेकर इतना रुचि रखता था और कौशल मतलब कि लड़ने का और हर एक चीज काम करने का इतना कुशल था। उसको देखकर इसके पिता क्या हो गए, प्रभावित हो गए और उसे सहसराम और खवासपुर की जागीर प्रभावित होकर दे दिए। किसको? फरीद खां को दे दिए। अब फरीद क्या क्या करता है, इस कुछ साल बाद, ठीक है, इसको जागीर को छोड़कर वह आगरा चला जाता है दौलत खां की सेवा करने के लिए, ठीक है। दौलत खां इब्राहिम के समय का, ठीक है, सेवा करना चला जाता है। इब्राहिम लोदी का जो चाचा था वही है, वहां चला जाता है। उसके बाद यह क्या करता है, वहां भी नहीं टिकता है। उसके बाद यह 1522 में बहार खां लोहानी जो कि बिहार के सूबेदार थे, उनके पास चला जाता है, या इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। इसकी नियुक्ति होती है, ये सब अफगानी ही है, उसकी नियुक्ति होती है किसी पोस्ट पर। और यह अपने कुशल का प्रदर्शन करते हुए एक शेर को मार देता है। तो यहाँ के सूबेदार ने इसे उपाधि दिया शेर खां का, ठीक है। शेर खां को उसे उपाधि दिया और अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक बॉडीगार्ड इसे बना देते हैं, ठीक है। किसको बना देते हैं? शेर खां को। शेर खां को उपाधि किसको मिला? फरीद खां। फरीद खां का पूरा नाम क्या है? शेरशाह सूरी। हालांकि शेरशाह सूरी भी उसकी उपाधि है, ठीक है, हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये फेमस है शेरशाह सूरी से, ठीक है। उसका बचपन का नाम था फरीद खां, ठीक है। यहां तक समझ गए आप लोग। उपाधि शेर खां मिला उसे, और जो सूबेदार था बिहार के लोहानी का, बहार खां लोहानी, पुत्र जलाल खां का संरक्षक बना लेता है अपने पुत्र का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1528 ईस्वी में जब बाबर दौलत खां जब उसको बुलाता है, क्या नाम है कि बाबर को, जो पेशावर में उसमें आक्रमण कर रहा था, इसको बुलाता है कि आइए यहाँ कब्जा कीजिए, कब्जा कर लीजिए, मतलब कि लूटपाट कीजिए, आक्रमण कीजिए इब्राहिम लोदी को देखते हुए। तो वही आता है, तो ये क्या करता है, शायद ये दौलत खां के कारण यह बाबर का साथ देता है। बाबर क्या है? मुगल है, ठीक है, ये और अफगानी है। तो मुगल का साथ देता है, बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और मुगलों के साथ यह लड़ता है। किससे? इब्राहिम लोदी से लड़ता है। फिर उसके बाद देखिए, चंदेरी का युद्ध होता है, ठीक है। चंदेरी के युद्ध में चंदेरी का शासक कौन है? मेदिनी राय। वहां भी यह साथ देता है इन्हीं का, ठीक है। और मेदिनी राय के पराजित हो जाते हैं। अब देखिए, अब 1529 में फिर अफगानी महमूद लोदी, जो बिहार और बंगाल के सेनाओं को ऐड करके उनका नेतृत्व करता है, क्योंकि ये बाबर किसमें, शेरशाह सूरी किसमें चला गया? महमूद की तरफ चला गया, महमूद की तरफ चला गया। और क्या करता है वहां जाकर? महमूद की तरफ से लड़ता नहीं है, बल्कि ये इसको क्या करता है, हुमायूं बाबर को संदेश भिजवाता है कि आप क्या करिए, निष्क्रिय रहिए, अभी तक निष्क्रिय। देखिए, बाबर को निष्क्रिय रहने को बोलता है। और क्या करता है, उसी समय हुमायूं भी था बाबर के साथ। तो बाबर हुमायूं को एक सीख देते हैं कि इससे, मतलब सीख देते या सतर्क करते हैं कि हमेशा इससे, शेरशाह सूरी से सतर्क रहना, ठीक है, सतर्क रहना। उसके बाद देखिए, और 1539 में
हुमायूं और इनके शेरशाह सूरी का युद्ध होता है चौसा में, ठीक है। चौसा में युद्ध होता है, उसमें शेर खान जीत जाता है। अगर आपने हुमायूं का वीडियो मेरा देखा होगा तो आपको उसमें सारी कहानी मैंने बताया हुआ है कि कैसे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। अब चौसा का युद्ध होता है, शेर खान इसमें जीत जाता है और हुमायूं एक भिश्ती के सहारे बचकर भाग जाते हैं आगरा, ठीक है। और यह जीतने के बाद अपने आप को सुल्तान घोषित करता है, ठीक है। शेर शाह की उपाधि ले शुरू कर देता है और एक से अपने नाम के सिक्के ढलवाना शुरू का आदेश दे देता है, ढलवाने का, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हुमायूं क्या करते हैं, अपने भाई दो भाई के साथ मिलकर बिलग्राम का युद्ध लड़ते हैं। बिलग्राम फिर से युद्ध होता है शेर खान और हुमायूं का, ठीक है, कि यहाँ से कर लेते हैं। बिलग्राम कन्नौज को बोला जाता है, ठीक है। फिर वहां भी शेर खान का विजय होता है और इसका विजय और हुमायूं पराजित हो जाते हैं, ठीक है। हुमायूं पराजित हो जाते हैं और इसका विजय चलता रहता है। इससे यह बंगाल और पश्चिम सिंध तक भी ये दोनों राज्य भी ये जीत लेता है। कौन? शेर खान जीत लेता है। और जीतने के बाद ये राज्याभिषेक करता है और राज्याभिषेक जब इसका राज्याभिषेक होता है तो यह 68 वर्ष का था, ठीक है। और देखिए यह सूर्यवंश का संस्थापक दूसरी बार हुआ, ठीक है, क्योंकि बीच में तो मुगल वंश आ गए थे, बाबर आ गया, ठीक है। फिर ये सूर्यवंश का स्थापना करता है। द्वितीय बोल सकते हैं आप, द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। एक क्वेश्चन बनने लायक है कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की? शेर खान ने की, ठीक है। या सूर्यवंश की स्थापना किसने किया? इससे शुरू हो जाता है। ज्यादा नहीं, इसने केवल 5 साल राज्य किया, फिर इसकी डेथ हो जाती है। 68 वर्ष तो था ही 1540 में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए राजनीतिक अभियान कि बंगाल पश्चिम बंगाल जितने बार राज्य करता है, उसके बाद यह और कहाँ कहाँ करता है। गखरोस एक उत्तर पश्चिम में, जब आप जाएंगे उत्तर पश्चिम उस साइड जाएंगे तो वहां पर एक गखरो जाति होती थी जो कि अपने मतलब कि उनके अंदर साहस बहुत रहता था, लड़ते थे, लूटपाट करते थे, फिर भाग जाते थे। तो उससे लड़ा, हालांकि उनको खत्म तो नहीं कर पाया, ना उन्हें कुछ कर दिया, बस रोकथाम के लिए उसने रोहतास गढ़ में किलों का निर्माण करवा दिया था, ठीक है, बस यही किया, क्योंकि खत्म करना नहीं उसके बस का था। उसके बाद देखिए मालवा की युद्ध करता है 1542 में। वहां मालवा की युद्ध ये करता है, ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता है शेरशाह सूरी को, क्योंकि वहां पहले से ही कमजोर था, वहां पहले से वो कमजोर में मालवा था, तो आक्रमण करता है और अपना अधिकार कर लेता है इजिली। फिर उसके बाद 1543 में रायसीन में आक्रमण करता है। वहां के राजा थे पूरनमल, ठीक है, उनको धोखे से हत्या कर देता है, ठीक है। और वहां की स्त्रियां जौहर कर लेती हैं। अब जौहर कर लेती हैं, कोई स्त्री यहाँ की आक्रमण करता है तो समझ जाइए कि इसका कैरेक्टर कैसा रहा होगा, ठीक है। वैसे भी इसको बोलते ही हैं कि इसके अंदर शेर और लोमड़ी का दिमाग है, ठीक है। जहां ये नहीं वैसे जीत सकता है शेर के बल पर, तो वहां लोमड़ी का दिमाग ये लगा देता है। आगे आपको पता चलेगा। तो मालवाड़ के का युद्ध देखिए 1544 में। वहां के शासक थे मालदेव, वहां पर आक्रमण करता है 1500, जो मालदेव के शासक थे वो 1532 में ही गद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और वह उसने सारे पश्चिम और उत्तर के में राजस्थान को पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फिर इसने जैसलमेर की भट्टियों की मदद से अजमेर को भी कब्जा कर लिया था, ठीक है। कौन? ये क्या मालवाड़ के शासक, यह सारे पश्चिम पर कब्जा कर लिए, उत्तर में राजस्थान पर कब्जा कर लिए, जैसलमेर के भट्टियों के मदद से अजमेर पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। इन सारे इन्होंने कब्जा कर लिया। कौन? मालवाड़ के शासक ने, जो कि यह अभी तक का सबसे कठिन आक्रमण था या अभियान था शेरशाह सूरी का, क्योंकि इसमें जो दो राजपूत का नाम है जयता, ठीक, और कुंपा, ये दोनों लोग लड़ रहे थे और अपने वीरता का, राजपूताना वीरता का इन्होंने बखूबी से प्रदर्शन किया, ठीक है। और इसने हारने की एकदम उम्मीद थी शेरशाह सूरी को, इसने अपने कूटनीति का सहारा लिया और तुरंत विजय प्राप्त कर लिया और इनको मरवा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाँ एक चीज और इसमें देख लीजिए कि भट्टियों, आपको लग रहा है कि भट्टियों क्या बोल रहा है भाई, ये चिमनी वाला भट्टे ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं है। भट्ट आपने सुना होगा टाइटल भट्ट, उन्हीं को ये दर्शाया गया है कि ढेर सारे भट्टियों, मतलब कि भट्ट को ही बोला गया है, ठीक है।
टाइटल्स के बारे में। यहाँ तक अब स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम देखते हैं कालिंजर पर इसने आक्रमण किया। ठीक है, स्क्रीन शॉट लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखते हैं पचवां उसका अभियान, जो कि अंतिम अभियान उसका है, इसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका अंतिम अभियान है कालिंजर 1545 में किया था अंतिम इसका अभियान। तो इसका यहाँ का शासक था कीरत सिंह, और इसने यहाँ के किले को तोड़ने के लिए गोला बारूद दागा, और उसमें से एक गोला उल्टा इसके पास आ गया और फटा और इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 22 मई 1545 को मृत्यु हो गई है। अब देखते हैं, हालांकि इसके बाद में हम उत्तराधिकारी की क्या क्या हुआ, कैसे इसका पूरा पतन हुआ, वो भी बात करूंगा। लेकिन ये देख लीजिए कि इसने किया क्या पहले। ठीक है, क्या क्या किया था, क्या क्या सुधार किए थे। ठीक है, तो इसका केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसने न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यपालिका सब अपने हाथ रखा था। प्रशासनिक के मतलब सैनिक वाला भी अपने हाथ में रखा था। ठीक है, ठीक है, इसका इन तीनों का ये प्रमुख कौन था? शेरशाह सूरी था। उसके बाद अब देखिए इसने क्या क्या पोस्ट बनाया, विभाग बनाया। दीवान ए वजारत, यह आर्थिक मामले का विभाग था। ठीक है, और इसके जो मेन था वो था वजीर, अध्यक्ष होता था। ठीक है, और उसके बाद इसके नीचे होता था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अब के जैसा ही बाकी अन्य मतलब कि वजीर तो मेन था, और ये प्रधानमंत्री का भी कार्य करता था। ठीक है, तो क्या ये अन्य मंत्रियों का भी कार्यभार देखता रहता था, जांच पड़ताल करता रहता था उनके पेपरों का और बाकी सब। उसके बाद अगला विभाग दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज, यह सैन्य संबंधी विभाग था। ठीक है, जिसका मुख्य अधिकारी होता था आरिज ए मुमालिक। ठीक है, लेकिन ये मेन अधिकारी किसी को भर्ती नहीं करता था। ठीक है, सारे व्यवसाय देखता था मेन, लेकिन ये भर्ती नहीं करता था, याद रखिएगा ये। अब देखिए उसके बाद दीवान ए रिसालत, यह पत्र व्यवहार और धार्मिक विभाग था। ठीक है, धार्मिक ये सब देखता था। पत्र व्यवहार जैसे कि यह किसी को सूबेदार या किसी प्रांतपति किसी को भी यह संपर्क करना चाहता था, वह पत्र के माध्यम से करता था। तो यह पत्र का व्यवहार का मतलब कि जो भी कार्य करना पड़ता था उसके लिए विभाग बना दिया, और धार्मिक चीजों का भी यह विभाग बना दिया। उस ये सारी चीजें कहाँ देखी जाती थी? धार्मिक और पत्र से रिलेटेड दीवान ए रिसालत विभाग में। नेक्स्ट विभाग दीवान ए इंसा, इसमें समान प्रशासन विभाग था। जैसे कि जो उच्च अधिकारियों ने बोला है उसको करना है, या जो सुल्तान ने मतलब कि शेरशाह सूरी ने बोला है उसको आदेश का पालन करिए और उसको लिपिबद्ध कीजिए, मतलब पेपर पर लिखिए। ये सब इस विभाग में होता रहता था। क्या है, और आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ, क्या कमियां रह गई, क्या अभी करना बाकी, वो सब इस विभाग में। अब दीवान ए कजा, यह न्याय विभाग था जिसका प्रमुख रहता था काजी। ठीक है, और दीवान ए बरीद एक गुप्तचर विभाग था। ठीक है, इसने बाजार, सिटी, ठीक है, और बाउंड्रियों पर भी बैठा रखा था कि किसी को किसी प्रकार का झोल नहीं चाहिए, सब काम आसानी से होना चाहिए। और इसका मेन अधिकारी जो होता था गुप्तचर का बरीद ए मुमालिक होता था मेन अधिकारी। ठीक है, और देखिए इसके बाद मुद्रा में इसने क्या क्या नया चीज लेकर आया। मुद्रा में एक चांदी का और तांबे का लेकर आया था। 180 ग्रेन का रहता था चांदी का सिक्का, इसे बोला जाता था रुपया। ठीक है, लेकिन तांबे का जो सिक्का रहता था वह 180 ग्रेन का होता था और इसे बोला जाता था दाम। और तांबे की जो सिक्का था वह 3 वैरायटी में आता था। इसका मतलब कि पूरा देखा जाए तो क्या होता था, 4 हो गया, 380 को मिला जाता था। 380 का आधा वाला भी चलता था, 380 का 1/4 और 380 का 1/16 भाग भी चलता था। जैसा वस्तु वैसा सिक्का आप देकर खरीद लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिक्के पर होता क्या था। एक तो सुल्तान का नाम, सुल्तान शेरशाह सूरी, बादशाह मत समझिएगा क्योंकि अफगान है, ये सुल्तान बोलेगा अपने आप को। तो नाम, उसका पद, जो क्या क्या इसने पद हासिल किए थे, और टकसाल का नाम। ठीक है, उसके बाद यह लिखा किसमें रहता था? अरबी भाषा में और देवनागरी भाषा में। ठीक है, हिंदी, देवनागरी लिपि मतलब हिंदी। उसके बाद भवन और इमारती वाला विभाग भी होता था, और इसने 2 चीज मेन बनवाया था। उसमें से दिन पना, जो एक पुराना किला था। ठीक है, पुराना किला था और उसको तुड़वा के इसने लाइब्रेरी बनवा दिया था। और एक किला, एक कोना, एक मस्जिद। ठीक है, एक मस्जिद बनवाया था, ये दिल्ली में है। ठीक है, तो जो दिन पनाह का था, इसी में जब वो आया क्या दोबारा जीत कर आया हुमायूं 1556 में, इसी दिन पनाह मतलब कि लाइब्रेरी के सीढ़ी पे से गिर के उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब आगे देखिए गुप्तचर विभाग प्लस डाक विभाग व्यवस्था। ठीक है,
यही वाला हो गया, मतलब कि इमारत इमारत के में भी ये भी बनवाया था इसने शायद, गुप्तचर विभाग, डाक विभाग वाला। और देखिए उसके बाद सैन्य सैन्य व्यवस्था देखिए, इसने सैन्य व्यवस्था वही लागू किया अलाउद्दीन खिलजी वाला, दाग और हुलिया, मतलब घोड़ों पर दाग होना चाहिए, और जो उसका मतलब कि जो भर्ती ले रहा है सैनिक का, उसका हुलिया कैसा है, या उसका लिए पोशाक बनवाना, ठीक है, एक कलर का ड्रेस, जैसे आज के पुलिस वालों में, नेवी वाले में, ऐसा आर्मी वालों का होता था। और यह वेतन कैसा देता था, योग्यता, आप जितने योग्य हैं उसके हिसाब से आपको ये दिया जाएगा वेतन। ये नहीं कि आप कांस्टेबल के रूप में हैं लेकिन आप बस पद के नाम पर आप लिए जा रहे हैं पैसा, ऐसा नहीं, आप करने लायक है नहीं, आपका योग्य नहीं है, फिर भी सैनिक में है, जितना आपके कुशल है उसके हिसाब से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। सीधी भर्ती होती थी, ये नहीं कि भाई कंपटीशन करवाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप आइए, आप योग्य हैं, कुशल हैं, उसके योग्य हैं, सैनिक के योग्य हैं, तो भर्ती कर लिया जाता था, और उसके चरित्र के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके कोई खुफिया हो गए, ठीक है, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपके बारे में सब कुछ लिखा पढ़ी होता था, ठीक है। और देखिए इसके पास 1.5 लाख घुड़सवार थे, 25,000 पैदल सैनिक, और 5,000 हाथी, और तोप खाना भी पर्याप्त था, ठीक है, युद्ध करने के लिए पर्याप्त था। इसी ऐसे थोड़ी वो जीत पाया, तोप खाने का भरपूर उपयोग करता था ये, ठीक है। और इसी के तोप खाने की वजह से ही गोला बारूद से उसकी मौत भी हुई है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं उत्तराधिकारी के बारे में, यहाँ तक स्क्रीन काट लीजिए। तो भाई लोग अब हम आगे देखते हैं शेरशाह सूरी का स्थानीय प्रशासन व्यवस्था कैसा था, ठीक है, देखिएगा। तो सबसे उच्च जो हो रहता था, सबसे बड़ी इकाई जो होती थी स्थान की या क्षेत्र की, वो होती थी प्रांत या सूबा, और वहां का जो मेन अधिकारी होता था वो उसको बोलते थे सूबेदार। और सूबेदार बनता कौन था, या तो वो सुल्तान का कोई विशिष्ट अधिकारी हो, विशिष्ट विश्वसनीय अधिकारी हो, या उसका रिलेटिव हो, रिलेशन वाला कोई हो, या उसका पुत्र हो, यही तीनों में से कोई एक बनता था। उसके नीचे फिर आता था सरकार, प्रांत के बाद सरकार, जो कि कई हिस्सों में बटा हुआ होता था, ठीक है, कई क्षेत्रों में बटा हुआ होता था, जिसे जिला भी बोलते थे। अब देखिए वहां के 2 मेन अधिकारी होते थे, सिकदार ए सिका सिकदारान, ये मेन अधिकारी होता था, जो कि प्रशासनिक व्यवस्था का हेड सबसे, ठीक है। अब देखिए दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान, ये न्याय व्यवस्था का सबसे हेड अधिकारी होता था। अब देखिए सरकार, जो कि सरकार के नीचे आता था परगना, प्रगना कई प्रगना, मतलब कि एक जिले के अंदर कई प्रगना होते थे। अब उसमें देखिए क्या क्या, एक सिकदार, एक मुंसिफ, एक फतेहदार या खचाची, और 2 क्लर्क कारकुन होते थे, ठीक है। अब देखिए सिकदार हुआ प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड, यहाँ एक, और किसको देगा अपनी सारी जानकारी और सब कुछ इसको देगा, सिकदार ए सिकदारान को देगा, और मुंसिफ इसको देगा, ए भी इसको देगा, क्लर्क किसको देगा, सिकदार को। हालांकि क्लर्क जो ये दोनों जो है इसके लिए होते थे, ठीक है। अब वो परगना, परगना के अंदर भी ढेर सारे ग्राम आते थे, गांव। अब ग्राम का मुखिया कौन होता था, ग्राम का जो हेड होता था वो मुखिया होता था, और ये कोई सरकारी होता नहीं था, फिर बस गांव वाले किसी एक बुजुर्ग को चुन लेते थे कि ये हमारा मुखिया रहेगा, ठीक है, बस वही। अब उसके बाद देखिए भू राजस्व व्यवस्था से कैसा कैसा चलाया था इसने। जैसे इसने गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठा तो इसने सबसे बेसुसनी आदमी लेकर आया, अहमद खां को, और इससे सारे जो मतलब कि गद्दी के अधीन जो भूमियां रहती थी उसको निकलवाया, और उसको मापन के लिए बोला। मापन का इस्तेमाल किसके थ्रू हुआ, गज ए सिकंदरी, ठीक है, इसके थ्रू। और देखिए जब ये निकाल दिया तो इस सारे भूमि को ये पट्टा पर देता था, ठीक है, पट्टा पर देने से, पट्टा आप भी जानते होंगे पट्टा, और जिसको देता था उससे एक कबूलियत व्यवस्था, ठीक है, कबूलियत व्यवस्था ने कबूलियत पेपर, सहमति, आज के भाषा में बोले शब्द लिया जाए तो सहमति पेपर पर साइन करवाता था, ठीक है। उसके बाद रैयतवाड़ी लगान व्यवस्था, रैयतवाड़ी मतलब कि ये गांव, बड़ा सा गांव रहता था, उसमें एक मुखिया या रैयत, मुखिया को ही रैयत बोलते थे, वह सारे लोगों का क्या करता था,
लगान वसूलता था। अगर उसके गांव में से कोई एक लगान नहीं दे पाया तो सारे जो लगान दे सकते हैं उस आदमी का लगान देकर उसकी भूमि हथिया लेते थे। ठीक है, ये था। तो ये कैसे, या तो कैसे रैयतवाड़ी में कैसे लिया जाता था, या तो नकद या तो अनाज दीजिए आप। ठीक है, लेकिन सबसे प्राथमिकता किसको दी जाती थी? नकद को। देखिए, एक तिहाई नकद, ठीक है, मतलब कि कर इतना दिया जाता था। लेकिन मुल्तान में ऐसा माना जाता है कि मुल्तान में एक चौथाई लेते थे कर। उसके बाद देखिए जरीबाना, और 2 कर और लगाते थे। जरीबाना, जरीब जैसे आपके यहाँ नेकपाल आता है तो जरीब उरीब लेकर आता था। तो आप किसी आप अपनी भूमि को नपवाना चाहते हैं तो ये जरीबाना लेकर आता था। ठीक है, जरीब नपवाने के लिए, और उसको आपको 2.5% आपको उसको देना पड़ता था कि आपके भूमि मापन के लिए वो भी शुल्क देना पड़ता था। और एक महसीलाना कर संग्रह, ठीक है, आप जितना लेकर कमा धमा कर रखे हैं उसको भी आपका टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, 5% उसका लगता था जो आप एक्स्ट्रा कमाए हुए हैं। अब देखिए सार्वजनिक क्या कार्य इसने क्या क्या किया, सड़क निर्माण किया उसमें से। ठीक है, प्रीफर सबसे पहले बंगाल, बंगाल में उसने किया सबसे पहला। बंगाल में कहां से? सोनारगांव से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर, और लाहौर के कहा? पंजाब, पंजाब तक गया। एक कहां नहीं है ये, फिर ये सड़क कहां गया है? पंजाब तक, और पंजाब के कहां तक? अटक तक। बंगाल से शुरू हुआ, बंगाल के सोनारगांव से शुरू हुआ, बंगाल के सोनारगांव से शुरू हुआ, दिल्ली गया, दिल्ली से लाहौर, लाहौर से पंजाब, पंजाब के कहा? अटक तक। दूसरा सड़क आगरा से बुरहानपुर, तीसरा सड़क आगरा से जोधपुर, और जोधपुर से चित्तौड़। चौथा सड़क लाहौर से मुल्तान। ठीक है, जो पहली सड़क है उसका नाम इसने दिया था सड़क ए आजम। ठीक है, और एक जब आधुनिक इतिहास हम पढ़ेंगे तो उसमें एक आए लॉर्ड ऑकलैंड ने इसका नाम क्या दे दिया? जीटी रोड। ठीक है, पहला सड़क बंगाल, जो पूरा सोनार दिल्ली यही इसी को बोलते हैं जीटी रोड, आज भी मौजूद है। और उसके बाद देखिए इसने सड़क के किनारे किनारे 1700 सराय बनाए थे। सराय मतलब कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, कहीं अपने रिलेटिव से मिलने, तो वहाँ सराय बनाया रहता था। अब वहाँ रुक सकते हैं, वहाँ आपको सड़क किनारे पेड़ की छांव भी मिल जाएगा, पानी मिल जाता था। ठीक है, अब आपका दोपहर और शाम हो गया है तो मस्जिद में नमाज भी पढ़ सकते थे। और इस सब सारी व्यवस्था का देख रेख कौन करता था? सिकदार करता था। ठीक है, सिकदार यही करता था। उसके आगे देखिए उत्तराधिकारी, जब इसकी मृत्यु हो गई तो इस कौन कौन उत्तराधिकारी बना, ये सब देखते हैं। उत्तराधिकारी, इसका छोटा पुत्र जलाल खां, ठीक है, यह गद्दी बैठा और इस्लाम शाह की उपाधि लिया, जो मर गया। ठीक है, अब जैसे ही ये मरा था हुमायूं को चांस मिल गया, तुरंत ये गया अपना ससुराल ईरान गया, तुरंत वहां से लिया और सैनिक व्यवस्था सब लिया और धीरे 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 आता रहा इधर। ठीक है, अब उसके बाद कब्जा करते हुए फिर जब वो मर गया तो पुत्र उसका बैठा फिरोज शाह, इसकी हत्या करवा देता है मुबारिज खां। ठीक है, हत्या करवा दिया उस जलाल के बेटे का। अब उसने उपाधि लिया मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि लिया मुबारिज खां ने, और इसका पीएम था हेमू। ठीक है, इस सब उथल पुथल दम हो रहा था, दम कमजोर हो गया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, और यह हुमायूं पूरा एकदम व्यवस्था था, कब्जा करना ही है। अब देखिए यहाँ पर फिर हेमू और अकबर के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक, और पहला युद्ध हुआ था पानीपत का इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। यहाँ 1556 में युद्ध होता है, हेमू पराजय हो जाता है। इधर यह 1556 में ये इसका बेटा लड़ा यहाँ पर, और 22 जून और 1555 में वो सरहिंद में सिकंदर शाह से लड़ा। ये इसका अकबर का पिता हुमायूं लड़ा और गद्दी बैठा, एक ही साल गद्दी पे बैठा। और जो इसने लाइब्रेरी बनवाया था दिन पना, उसी पर से यह उतर रहा था और लड़खड़ा कर गिर गया, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में? अकबर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो जानकारी इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, हुमायूं अकबर इस सब के बारे में जानना चाहते हैं उसको। और मेन चीज जो मैं पढ़ाता हूँ वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो लिखा रहता हूँ मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उसके बारे में रहता है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछे जाने वाली चीजें लिखा हुआ है। और अब
60 नोट्स जो बना रहे हैं, पूरे के पूरे आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब करेंगे। वीडियो देखिए, 60 नोट्स यहाँ से छापते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फॉलो करिए।